about it and then respond. Go slow, there is no rush. Again, exam mein, you have to be careful about the timings. Here we have time, so you can go slow and we can proceed lightly. Don't panic. Okay, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले जरा ध्यान से सुने फिर रिस्पॉन्ड करें. A 48-year-old man comes to the office for annual physical examination. The patient has smoked 1 pack of cigarettes daily for past 20 years and says he wants to quit. He has tried to quit several times, but every time he does, he has depressed mood, difficulty sleeping, anxiety, restlessness, and increased appetite. The patient says these symptoms are so severe that he is unable to function at work. Which of the following is the most appropriate therapy to aid him and help him? Now, the question is, a person who is a smoker, when he leaves smoking, he develops some certain withdrawal symptoms. So first thing, you have to ask me questions related to my smoking to assess if I'm really motivated to quit or not. Start now. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अयूब है और मेरा ताल्लुक शोबे नफ्सियात से है. ये कमरा इम्तिहान है. मेरे सीनियर अकादे कराम बैठे हुए हैं. मुझे कहा गया है कि मैं आपकी कैफियत के हवाले से आपसे तफसीली बात करूं. तो उम्मीद है इस सिलसिले में आपकी ताउन होगी. जो बातें होगी हमारे दरमियान रहेंगी और आपकी इजाज़त के बगैर किसी और को नहीं बताई जाएंगी. अपना तारुफ कराएं. मेरा नाम जी नासिर है. मैं आया था डॉक्टर साहब कुछ मदद लेने के लिए, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर कुछ मदद मिल सके मुझे अपने मसाइल के बारे में तो मैं कुछ उसका हल कर सकूं. जी नासिर साहब, मुझे आप थोड़ा तफसील बताना चाहेंगे अपने मसले का, ताकि मैं आपकी बेहतर तरीके से मदद कर पाऊँ. डॉक्टर साहब, मेरे साथ मसला ये है कि मैं सिगरेट पीता हूँ और बहुत सालों से मैं सिगरेट पी रहा हूँ और तकरीबन रोज़ सिगरेट फ़र्क होता है. दिन अच्छा हो तो सिगरेट 6 से 10 होते हैं, और अगर दिन में काम ज़्यादा हो और स्ट्रेस हो, परेशानी हो, तो मेरी सिगरेट जो है वो 20-25 भी रोज़ के हो जाते हैं. दोस्तों में बैठा हूँ तो सिगरेट ज़्यादा पी जाती है. दोस्तों में बैठ के मज़ा आता है गपशप लगाने का, तो सिगरेट ज़्यादा हो जाती है. ठीक है. तो नासिर साहब, आपने कहा कि आप यहाँ पे आए कि आप चाहते हैं कि आपके मसले का हल निकले. तो क्या आप छोड़ना चाहते हो उसको? डॉक्टर साहब, बात यह है कि देखें, मुझे सिगरेट मैं पिछले 20 साल से पी रहा हूँ, तो मुझे सिगरेट में मज़ा तो बड़ा आता है. एक उससे अच्छी कैफियत महसूस होती है कि जब सिगरेट का कश लगता है तो सुकून आता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, कंसंट्रेशन बड़ी अच्छी हो जाती है, ध्यान बड़ा लगता है. सो जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मैं 1-2 सिगरेट पीता हूँ तो मुझे बहुत फ्रेशनेस रहती है और मैं काम में बड़ा कंसंट्रेट करके काम कर पाता हूँ. अच्छा नासिर साहब, आप मुझे ये बता दें कि जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कामकाज बेहतर हो जाती है. तो इसके हवाले से और कोई आपके ख्याल से कोई नुकसान भी हुआ है, कोई जिस्मानी हवाले से या ज़हनी सेहत के हवाले से? डॉक्टर साहब, इसमें ये हुआ या माशरती हवाले से? हाँ, इसमें सिर्फ 2 मसले जिसकी वजह से मैं बड़ी अब ये छोड़ने के ऊपर चाह रहा था. एक तो डॉक्टर साहब ये हुआ कि अब सेहत जो है ना वो लगता है कि साथ नहीं देती. बेगम बहुत इतराज़ करती है कि तुम सिगरेट पीते हो, बच्चों के सामने सिगरेट पी नहीं सकता, बुरा लगता है, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा. और फिर दफ्तर में भी अब पाबंदी लगनी शुरू हो गई है कि जी आप दफ्तर में बैठ के सिगरेट नहीं पी सके, सिगरेट पीनी है तो बाहर जाके पिएं. और वहाँ नो स्मोकिंग के 10 उन्होंने आवेज़ा कर दिए, निशानात भी. उसकी वजह से भी थोड़ा मसला होता है.
तो ये सारे वजूहात की बिना पे चाहता तो हूँ कि मैं छोड़ दूँ, सेहत भी अब कुछ ख़राब हो रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह और क्या होगा। अच्छा। नाज़िर साहब, आपने जैसे कहा कि आपको तबीयत तो जब इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ जो है आपके जो घरेलू जो ताल्लुकात हैं उसमें भी इसकी वजह से जो नाचाकी आ जाती है और काम-काज में भी आपको जो है लोग जो है इसका तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए कभी आपने फैसला किया है कि इसको छोड़ ही देना है, या कोई इसके हवाले से आपने कोई मदद ली हो इससे डॉक्टर साहब, पहले? मदद तो कभी नहीं ली, ना इसके लिए कोई अद्वियात का इस्तेमाल किया। तो हुँ, बल्कि हुँ। मैं तो अब आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर मैं कोई दवाई वगैरह खाना चाहूँ तो कौन-कौन सी दवाई ऐसी है जो मुझे इसमें मददगार साबित हो सकती है? क्योंकि जब भी मैंने इस माज़ी में कई दफ़ा मैंने छोड़ने की कोशिश की, 2-3 हुँ, हफ़्ते हुँ। छोड़ भी देता हूँ, और उन 2-3 हुँ, हफ्तों हुँ। में जब सिगरेट नहीं पीता तो बड़ा मायूसी होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, अजीब डिप्रेशन सा रहता है, परेशानी सी रहती है, समझ कुछ नहीं आता, काम पे भी ध्यान कम हो जाता है और लगता है कि जैसे ज़िंदगी में मज़ा ख़त्म हो गया। हुँ, तो हुँ। इसीलिए मैं चाहता था कि कोई ऐसा मुझे हल बताया जाए कि हुँ, जब मैं हुँ। छोड़ूँ तो मुझे ये मसाइल भी ना हों और मुझे छोड़ने में दिक्कत भी ना हो, परेशानी भी ना हो। तो वही हुँ, डॉक्टर हुँ। साहब, अब आप बताइए कि क्या हो सकता है, क्या मुमकिनात हैं? अच्छा, नासिर साहब, ये जो आप जिस मसले की बात कर रहे हैं इसके इलाज के हवाले से, तो ये इसके लिए बहुत ही मुफीद इलाज मौजूद है, जो दवाइयों पे भी मुश्तमिल है और दवाइयों के अलावा जो है, बगैर दवाइयों के भी बिहेवियरल ट्रीटमेंट जिसको कहा जाता है, वो हम एडवाइस करते हैं और उसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। नासिर साहब, मैं आपको जो है दवाइयों के बारे में मज़ीद बात करने से पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जो आगे वाली ज़िंदगी है या आपकी ज़िंदगी, इसका मकसद क्या है? कि आपने क्या आपने अ मतलब करियर को लेके या बच्चों को लेके उस हवाले से जो है आपको क्या आगे चल के? देखिए डॉक्टर साहब, वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतने मसाइल हैं। मेरा हुँ, हुँ। काम-काज, कारोबार अच्छा है। हुँ, हुँ। मैं एक कंपनी में मुलाज़मत करता हूँ, अच्छी मैनेजरियल पोस्ट पे हूँ और इर्द-गिर्द मेरे माहौल भी ठीक है, लोग ठीक हैं, मेरा काम ठीक है, मुझे पैसे अच्छे मिलते हैं। घर में भी एज़ सच कोई मसाइल नहीं हैं, बेगम है, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, बेगम है, ताल्लुकात उनके साथ भी ठीक है, ऊपर-नीचे हो जाते हैं मसाइल बेगम के साथ, लेकिन कोई मसला मुझे नहीं लगता कि है। वालदैन मेरे जो हैं वो गुज़र चुके हैं, दोनों वालदैन नहीं है अब इस दुनिया में, लेकिन बहन-भाई हैं, उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। सो मुझे जो आपने सवाल पूछा कि एज़ सच समाजी तौर पर कोई एज़ सच मसाइल नज़र नहीं आते, अपने हुँ, हुँ। इर्द-गिर्द या मुआशी तौर पे कोई मसाइल नज़र नहीं आते, सिवाय इसके कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ बेगम को पसंद नहीं, कुछ बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है, कुछ दफ़्तर में रुकावटें आनी शुरू हो गई हैं, इसीलिए सिगरेट छोड़ने के बारे में पहले भी कई दफ़ा छोड़ा और अब भी चाहता हूँ कि छोड़ दूँ मुकम्मल तौर पे। ठीक है नासिर साहब, आपका शुक्रिया ये बताने के लिए। आप क्या समझते हैं कि आपकी जो इस आदत की वजह से आपकी, जैसे आपके माशी हालात तो अभी तो अच्छे हैं और आपके घरेलू ताल्लुकात भी अच्छे हैं, तो इन पे आगे चल के मुस्तकबिल पे कोई असर पड़ सकता है? अगर आप जो है इस नशे की आदत को अपनी जारी रखें? डॉक्टर साहब, या सेहत ही खराब हो रही है, बाकी तो और कोई ऐसा सच मसला नहीं है, और हुँ, इसीलिए हुँ। मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बताइए कि क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं क्या-क्या कर सकता हूँ या पॉसिबिलिटी है कि मैं करूँ तो मेरी सिगरेट नोशी की आदत तर्क हो जाएगी। अच्छा, नासिर साहब, ये जो जहाँ तक इलाज की बात है, जो स्मोकिंग सेसेशन या जो सिगरेट होती है उसको छोड़ने का तरीका इलाज होता है, उसमें एक कंबाइंड थेरेपी यानी कि फार्माकोलॉजिकल दवाइयों के साथ और रवैये का जो इलाज होती है बिहेवियरल, वो दी जाती है। तो दवाइयाँ बहुत ही मुफीद दवाइयाँ मौजूद हैं, जिसमें निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो सिगरेट के अज्जा होते हैं जिसकी वजह से आपको तलब होती है, जिसकी वजह से आपने कहा कि जब नहीं करते हैं तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो अलामात को कंट्रोल करती है। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी उसको कहा जाता है।
तो वो जो है आपकी च्युइंगम की शक्ल में भी मौजूद है, उसके पैचेस भी आते हैं, लोजेंजेस या चूसने वाली जो टैबलेट्स होती हैं उस फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो है दूसरी दवाई जो वर्निसलीन है वो भी अवेलेबल है, वो भी बहुत मुफीद होती है। इसके अलावा कुछ लोग वो होते हैं जिनको इस मसले के साथ उदासी मायूसी का भी मसला होता है, डिप्रेशन का, तो ब्यूप्रोपियोन जो एक दवाई होती है वो भी मुफीद है। तो कहने का मकसद है कि इसके लिए बहुत मुफीद दवाइयाँ मौजूद होती हैं, लेकिन इसमें इसके इलाज में एक बहुत अहम चीज़ होती है, आपकी जो विल पावर होती है इसको छोड़ने के लिए, और जो आपकी सपोर्ट के अच्छा आपके डॉक्टर जो साहब, मुझे ये बताएं कि जो आपने 3 अद्वियात मुझे बताई, जैसे पहले आपने मुझे बताया कि ये निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसमें पैचेस भी हैं, लोजेंजेस भी हैं। आपके ख्याल में मुझे सबसे पहले कौन सी चीज़ को ट्राई करना है? टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए कि मैं अपने जहन में रखूं कि मुझे कितने महीने लग सकते हैं इससे बाहर आने में? एक बात। दूसरी बात, मुझे ये बताइए कि कौन सा सबसे पहले चीज मैं ट्राई करूं, फिर कौन सी करूं और फिर कौन सी करूं? आपने 3 तरीके बताए। अगर पहली कामयाब हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर पहली कामयाब नहीं हुई तो फिर दूसरी ऑप्शन मेरे पास क्या होगी? तीसरी चीज आप मुझे ये बताएं कि इन तीनों चीजों के बारे में, जिनके बारे में आपने मुझे बताया कि ये निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, इसके फवायद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं? साइड इफेक्ट आपको पता है डॉक्टर साहब, दवाइयों में बड़े साइड इफेक्ट होते हैं, तो कुछ वो भी मुझे बताएं कि वो साइड इफेक्ट क्या हैं। सो 3 बातें मैं पूछने में इंटरेस्टेड हूँ, आप इसके बारे में कुछ बताइए। जी नासिर साहब, ये जो दवाइयाँ होती हैं तहकीक से ये साबित हुआ है, जो शुरू में ये दवाइयाँ जब स्टार्ट करते हैं, ये दवाइयाँ तकरीबन जो है सब दवाइयाँ मुफीद होती हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस होती हैं उनके मुताबिक जो आपकी जो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो निकोटीन होती है वो इनिशिएट करते हैं उससे। पेशेंट की भी चॉइस होती है, ऑप्शन दी जाती हैं, लेकिन जो अमूमन किसी को अगर कोई और जिस्मानी बीमारी ना हो साथ साथ, तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी से स्टार्ट किया जाता है, और कहा जाता है कंबाइंड फॉर्म, मतलब च्युइंगम या लोजेंजेस या पेचेस और च्युइंगम के साथ अगर कंबाइन दी जाए तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि ये एक से ज्यादा फॉर्म में ली जा सकती है। इसके अलावा जो आपकी दूसरी जो होती है वर्निसलिन होती है, वो भी इसके बराबर तकरीबन मुफीद होती है, लेकिन यह है कि वो जो कहते हैं कि वो दूसरी ऑप्शन हमारे पास होती है, एफिकेसी उसकी इक्वल होती है, क्योंकि कंबाइंड दो या दो से ज्यादा फॉर्म में अगर लेंगे वो कहते हैं कि उससे बेटर उसकी रिस्पॉन्स आती है। तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है ये जो वो मैं आपके लिए वेनिस्टीन स्टार्ट। आपने बताई मुझे, ये गोली है डॉक्टर साहब? जी ये टेबलेट फॉर्म में आती है। और इसकी इसकी क्या मिकदार मुझे लेनी है और कितने महीने लेनी है? निकोटीन ये जो दवाइयाँ होती हैं आपकी अ, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सिर्फ इसके बारे में बताइए। ये वेनिस्लीन जो आपने नाम लिया, ये कितने महीनों के लिए मुझे खानी है? ये 3 महीने अक्यूट ट्रीटमेंट होती है जो शुरू के, और इसके बाद जब 3 महीने में अमूमन कहा जाता है कि जो अलामात होती हैं, जो छोड़ने की वजह तकालीफ होती हैं, वो बिल्कुल जो पेशेंट होता है, मरीज होता है, वो बिल्कुल ठीक होता है, और उसके बाद 3 से 4 महीने तक मेंटेनेंस ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे कि आपने कहा कि आप जब छोड़ जाते थे तो उसके बाद दोबारा शुरू करते थे, तो तो डॉक्टर तीन साहब, इसकी महीने शुरू डोज के। क्या है? मतलब मुझे एक गोली रोज की खानी है या सुबह शाम खानी है, या वो कितने मिलीग्राम की होगी? अच्छा, ये दवाइयाँ जो होती हैं इनकी जो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो या वर्निसलीन हो, इनकी जो डोज़ होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी पर डे सिगरेट कैसे इस्तेमाल करते कितना इस्तेमाल करते थे, और इसके अलावा जो इनकी कौन-सी फ़ॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं हम। जैसे कि वो जो पैचेज़ होती हैं हमारे पास अवेलेबल होती हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी की, अगर कोई 20 सिगरेट से कम लेता हो तो अ, 16.5 का पेच आता है आई थिंक। स्ट्रेंथ में अभी कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि वो डिपेंड करता है आपकी कंजप्शन ऑफ सिगरेट पे। ये वेनिस्लीन के साइड इफेक्ट क्या है? अच्छा, ये जो है इन दवा वर्निसलीन, स्पेसिफिकली वर्निसलीन पूछ रहे जी बिल्कुल। हो जी, क्योंकि वर्निसलीन का ताल्लुक जो है, जो अलामात जो है आप स्मोकिंग करने से, स्मोकिंग करते हैं उसको
इस्तेमाल करने से जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे उससे नींद डिस्टर्ब हो जाती है, मैदे में तकालीफ शुरू होती हैं, जिसमें से उल्टी या दिल में मतली महसूस होना या सर में दर्द का महसूस होना, तो ये तकालीफ हो सकती हैं। तो और इसका इसके एक अलावा जो साइड इफेक्ट है जो मुझे थोड़ा सा ये हो कि जी ये साइड इफेक्ट अगर हुआ तो गड़बड़ हो सकती है, कुछ मरीजों में कोई ऐसा साइड इफेक्ट आता है? आई एम नॉट श्योर, सॉरी। It's a dopaminergic drug, right? Vernicillin or bupropion? No, vernicillin. We are just talking about vernicillin yet. Yeah, what I remember, vernicillin is a partial agonist on nicotinic agonist. Yeah, nicotinic receptor. So what could be the side effect? Major side effect. Sleep disturbances, tachycardia, And anxiety, and and GI upset. and शाबाश, ठीक जा रहे हो, कंटिन्यू करो। ओके, डोंट वरी। ये मेजर साइड इफेक्ट देख लेना उसके। यूजुअली साइकोसिस में नहीं देते क्योंकि प्रेसिपिटेट करती है साइकोसिस को, और एक दो साइड इफेक्ट्स और भी मेजर साइड इफेक्ट्स, उसको जस्ट गो थ्रू दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आपने वो बुप्रोपियोन का भी जिक्र किया था, वो क्या दवाई है? ब्यूप्रोपियोन दरअसल एक ऐसी दवाई है जो हमारे दिमाग में केमिकल होती है डोपामीन, वो जो इंसान को जो है मोटिवेटेड रखती है। तो अमूमन जो सिगरेट या कोई और नशावर चीज इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये केमिकल निकलती है, जिससे इंसान को उसको उसकी आदत ये तलब हो जाती है। तो वो दवाई जो होती है, ब्यूप्रोपियोन जो होती है आपकी, वो इस केमिकल डोपामीन के लेवल को जो है बढ़ा देती है। उसकी वजह से वो जो नशे की वजह से जो अच्छा फील करता है, महसूस करता है, तो चले उसको जो डॉक्टर, ये मुझे समझ आ गई, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई मुझे। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, ये जो वेर्निस्लीन के बारे में आपने बात की है, वेर्निक्लाइन के बारे में बात की आपने, ये पाकिस्तान में मार्केट में अवेलेबल है और किस नाम से आती है? वर्निस्लीन चैंटिक्स के नाम से आती है, चैंटिक्स। ठीक है, यस। ओके, गुड। You are absolutely coherent and relevant, so I hope that things will keep on moving like this. If they will be like this, you won't have any problems in your exam. Good, shabash, best of luck. हाँ जी, अगला कौन? थैंक यू सर। You're more than welcome. आगे कोई और है? Anybody else? दौलत राम साहब तो लगता है खामोशी हो गए। आज मसरूफ है या मिले आए नहीं? आइकॉन तो आ रहा है उनका। नो, ओके। डॉक्टर बरकत, अयूब, कोई और? ओके, इफ nobody else wants to present, then 2-3 things. The way this current again interaction with the candidate went, it was fine, and this is what I feel that we should do. Control our tone, control our voice, control our speech, control our words. It's not necessary that we should know 100% about everything. No. And this is not expected as well कि आप 100% हर चीज का जवाब ठक 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 देंगे। देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी देंगे तो उसमें कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात वो है कि you have to be fluent, you have to be relevant, you have to be appropriate, and you have to be on the point, which is perfectly fine. And this is what is expected in the exam. Now, the next case scenario, which we don't have any candidates now, so I will just going through that, and I will let you know what kind of the questions can be asked related to it.
Like the question is, a 55-year-old woman comes to the office because she has a 20-year history of repetitive actions and is tired of wasting time by repeating these actions. If you want to do again, I don't mind that. The patient says she repeatedly checks the doors in her house to make sure they are locked, washes her hands several times per hour, and checks for electrical appliances 3 times each morning before she leaves for work. Medical history includes second degree atrioventricular block. Atrioventricular block. Which of the following medications are the most appropriate initial therapy for the patient's psychiatric disorder? So the first question related to any of this situation, when there is a physical morbidity and there is a psychiatric morbidity, so we have to assess the psychiatric morbidity, make a diagnosis. This person is suffering from obsessive compulsive disorder. There are obsessions, obsessional rituals, thoughts, impulses, and compulsions related to it. So our diagnosis is obsessive compulsive disorder. Then the next question would be, if your diagnosis is obsessive compulsive disorder, she is having atrioventricular problems. What investigations are relevant for it? Then you have to go for the relevant investigations. I will go for, again, basic blood works like liver function tests, cardiac enzymes. I will go for diabetes, hypertension, and evaluation of other physical illnesses. If there is nothing significant and the patient is having just the atrioventricular block, I will assess the intensity and severity of the block either by myself, and if I won't be capable of doing it, I will require another person, preferably a cardiologist, to give me opinion related to it. As soon as I get the opinion of the cardiologist, then I will formulate my management plan. The safe and good treatment in cases of physical morbidity and obsessive compulsive disorder, my choice of drug will be, again, my choice of drug will be sertraline. Most of the data suggest that sertraline is safe for cardiac patients. Sertraline is relatively safe as she is just a 55-year-old woman. So it's safe in old age, safe in her age, safe in post-menopausal symptoms as well. So my choice will be sertraline. I will try to give sertraline 25 milligrams in the beginning and gradually push it up to 100 milligrams per day. Wait for 3 weeks time, see the effect of the sertraline 100 milligrams per day. If there won't be a significant sufficient response, I may gradually push it up, monitoring the cardiac status to 200 milligrams per day. Next question would be, what is the dose range of sertraline? So the dose range of sertraline is anything between 100 milligrams to 450 milligrams. But considering the comorbidity, now the dose range, it will be something around 100 to 300 milligrams. I won't go beyond that. 300 milligrams maximum tolerable dose if the patient is responding to it and is not developing any side effect. Next question would be, what are the major side effects of the SSRI? And I will narrate 1, 2, 3, 4, 5, 6. So starting from physical symptoms, GI symptoms, nervous symptoms, इमोशनल सिम्टम्स, जो भी साइड इफेक्ट प्रोफाइल का मैं सीक्वेंस बनाना चाहूँगा, मैं सर्ट्रलिन के साइड इफेक्ट्स का डिफाइन करूँगा. और अगला सवाल ये होगा कि besides sertraline, what else would you like to do? So I will go for it. I will go for with the pharmacological intervention, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बात की. I will go for further, again, management on the basis of the biopsychosocial model of healthcare, some psychological support. CBT is considered to be best effective in obsessive compulsive disorder, which is our current working diagnosis. So I will go for CBT. He may ask you certain basic principles of CBT on OCD, which you can narrate. If he skips that, he will go for further other questions. And besides CBT and sertraline, what else you will try ask them to do. So then there are social interventions
education, counseling, interpersonal therapy, and family education. All of these things will be combined together, and utmost importance is that the patient should be incorporated with the cardiologist, and I will go simultaneous treatment with the help of the cardiologist managing the cardiac status and psychiatric status together. So that will be the response to the obsessive compulsive disorder. Another case that I picked up was, again, कोई और है interested या मैं continue करूं? Okay. Another case that I picked up is a 23-year-old man comes to the office because he has pain in his right hand. The nurse says the patient was irritable and reluctant to answer many intake questions, and he refused to put an examination gown. On questioning, the patient is initially charming and glib, but after he is assured that the information he shares will not be related to this any of the people related to the law, then he admits that he is involved in fist fighting, boxing करता है, लड़ाइयाँ करता है, street fighting करता है. He says proudly that the other guy is in a lot worse shape. The patient most likely has the following of the psychiatric conditions. अब एक street fighter जो outpatient department में present कर रहा है, उसका differential diagnosis आपको present करना है. So the differential diagnosis is antisocial personality disorder, bipolar affective disorder, oppositional defiance disorder, paranoid personality disorders, or any other psychiatric morbidity. The most likely parameter in this situation in a young male, 23-year-old, is either bipolar or personality disorder. And again, the best personality disorder that can fit into this category is antisocial personality disorder. So the next question will be, what are the basic parameters to diagnose antisocial personality disorder on the basis of ICD-11 or DSM-5, whatever you want to say. So you have to mention 1, 2, 3, 4 cluster symptoms, that these are the symptoms which are probably related to the antisocial personality disorder. The next question would be, what would be the management approaches to this patient? And again, on the basis of the biopsychosocial model of healthcare, biologically, I can choose some medications depending upon the situation. Most literature is suggestive of a combination of medication to control the impulsivity, which could be again fluoxetine and lithium, or lithium alone, or antipsychotic in low dose, depending upon the situation. So I will quote certain names of the literature कि ये दवाइयाँ prescribe की जा सकती हैं, ये उसका evidence है. Then the further question would be the psychological management. So mostly the management is psychological. Again, psychotherapy कौन सी antisocial personality disorder में recommended है, 1, 2, 3, 4 आप उसके नाम लेंगे और आपको basic उसकी information पता होनी चाहिए कि आपने उसका क्या करना है. और अगला सवाल जो social interventions के बारे में बात है कि आपकी उसकी assessment करेंगे, अगर उसमें homicidal tendencies हैं, suicidal tendencies हैं, तो आपने किन लोगों को इन्वॉल्व करना है. ऑल्दो कि आपने उसको रीएश्योरेंस दी है कि उसकी कंसेंट के बगैर हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, लेकिन अगर उसके अंदर होमिसाइडल टेंडेंसीज एक्सट्रीम फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, जहां पे लोगों की जानों का खतरा है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी और उससे रिलेटेड सवालात भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर टू एनी एक्सटेंट in this case. फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही है. अगर आप में से कोई और प्रेजेंट करना चाहता है तो देख ले, अदरवाइज फिर बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू इन द एग्जाम. फिर देखते हैं. एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी? डॉक्टर दौलत को हमने मिस किया, वो नहीं आए. जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. जरूर.
सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर मैंने ये एक सवाल पूछना था। मेरा नाम डॉक्टर अमजद खान जदून है। सर लॉन्ग केस में जब जो है एंड पे एक वो पूछते हैं कि आपने कोई रिसेंट कोई आपने स्टडी की है, मतलब उसी केस से मुतल्लिक लॉन्ग केस में, तो सर उससे मैं पूछना चाह रहा था कि वहाँ पे हम उनको कितना बता सकते हैं या वो हमसे कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि आया हम ऑथर बताएं, हम उनको बुक का बताएं, हम उनको कंप्लीट रेफरेंस देंगे और हम बताएंगे कि कहाँ से, एक सर। और सेकंड सर, मैं ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली आपसे सर ये भी जानना चाह रहा था कि हम लोग उसके लिए सर कौन सी साइट वगैरह इस तरीके से देख लें कि हम इजीली जो है वो अपने उन केसेस के 2, 4, 6 रेफरेंसेस हम अपने जहन में सर ऐसे रख लें। ये सर एक अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखो, अगेन आई एम वेरी बैड इन रिमेम्बरिंग द नेम्स, मुझे बहुत जल्दी नाम भूल जाते हैं। खास तौर पे इम्तिहान में मेरे साथ ये बहुत बड़ा मसला होता था। आई एडमिट के जब मुझसे रेफरेंस की बात आती थी तो अक्सर ही नाम मैं भूल जाता था। इसमें मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी, पहली चीज कहाँ से रेफरेंसेस लेने, इंटरनेट पड़ा हुआ है। बेस्ट रेफरेंस गाइड आपकी पबमेड है। पबमेड ये NIMH वालों की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें बेशुमार साइंटिफिक लिटरेचर है, उसके रेफरेंसेस बेस्ट हैं। मेरा तरीका ये था कि स्किज़ोफ्रेनिया मैंने 3 रेफरेंस याद कर लिए, मोटे मोटे रीसेंट स्टडीज से रिलेटेड। पबमेड में जाके स्किज़ोफ्रेनिया लिखा और 2019 और 20 के 2-3 आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ लिए और उनके नाम याद कर लिए। मेजर जर्नल्स, अगेन मेजर जर्नल्स, और मेजर जर्नल्स में अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन का जो APA का जो अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकियाट्री है, ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकियाट्री है, या आपकी जो पाकिस्तान में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स का जर्नल है वो है। सो ये 3 जर्नल्स आप लोगों के लिए काफ़ी हैं, बल्कि आप लोगों के लिए या किसी के लिए भी। यहाँ पे कनाडा में वो कैनेडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री को प्रेफरेंस देते हैं। सो हर मुल्क की और हर एग्जाम की अपने जर्नल स्पेसिफाइड है। पाकिस्तान में हमारे साथ डायलमा ये है कि CPSP का जो जर्नल है वो साइकियाट्री ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। वो जर्नल एक जर्नल है जिसमें साइकियाट्री के आर्टिकल छपते रहते हैं, लेकिन वो इंडेक्स्ड है, वो पबमेड पे अवेलेबल है, इसलिए उसकी बर्थ है, ठीक है। जो इंडेक्स जर्नल हैं वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने किसी और पाकिस्तानी जर्नल में कोई आर्टिकल पढ़ा है तो वो आप कोट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, आसान तरीका है। आइडियली स्पीकिंग आप पबमेड पे स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड 3 आर्टिकल उठा लें और उनको पढ़ के याद करके उनके नाम और साल कर लें। साल पिछले 5 साल से पहले का ना हो, कोशिश करें पिछले 5 साल का। इसी तरह डिप्रेशन पे, इसी तरह बाइपोलर पे, इसी तरह बॉर्डर लाइन पे। ये सोचने में बड़ा मुश्किल काम है, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट। ऑल यू हैव टू डू इज टू टेक अ पेपर, इधर मेजर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स लिख लो पहले से, जो ICD या DSM में क्लासिफिकेशन में है कि जी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, डिमेंशिया, डिप्रेशन, बाइपोलर, OCD, पैनिक डिसऑर्डर, PTSD, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मोटे मोटे जो डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया हैं, 3 उसमें डाल। ये सारे अगर मिला लोगे ना तो 30-32 से ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। और ये आपने रेफरेंसेस थोड़े दिमाग में अपने बिठा लेंगे। फिर भी अगर एग्जामिनर आपसे कोई रेफरेंस पूछता है कि जी डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि जी आपने ये दवाई क्यों बोली, अब आपको स्किज़ोफ्रेनिया का कोई जर्नल याद, आर्टिकल याद था जिसमें ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया पे बात हुई थी, तो आपने अगर उसका रेफरेंस भी दे देंगे तो वो एक्सेप्टेबल होता है। एग्जामिनर इस सवाल पे आपको फेल नहीं कर सकता, लेकिन एग्जामिनर डेफिनेटली आपको इसका एडवांटेज देता है। और ये एक डेफिनेटली एक सुपर एडवांटेज है कि अगर आप स्किज़ोफ्रेनिया बोल रहे हैं या ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया बोल रहे हैं और आप कोट करें कि जी प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइंस, मूड्सले या नाइस गाइडलाइन में ये रेफरेंस कोट हुआ है कि ये दवाई मैंने इसलिए कोट की है, तो बहुत एडवांटेज है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली कोई नाम नहीं ले सकते
तब भी जनरली आपको ये पता होना चाहिए कि जी ये ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया में दवाई का जो नाम मैंने लिया है उसकी बेसिस ये है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे, विच इज अ फाइन सिचुएशन। अब आपका जो अगला सवाल कि जी कितने, मैंने आपको बता दिया 2-2, 3-3 हर बीमारी के नाम याद कर लें, एक सफा बनेगा और उसको आप देख लें, उनके एब्स्ट्रैक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स की कंक्लूजन आपको याद हो, बस। कुछ स्टडीज ऐसी हैं जो बहुत मशहूर हुई और जिन्होंने बड़ा ब्रेक थ्रू किया, मसलन साइकोसिस की ट्रीटमेंट में, स्किज़ोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट में केटी स्टडी जो थी वो अमेरिका में बहुत ब्रेक थ्रू हुआ, पूरी दुनिया में उसके रेफरेंसेस कोट किए जाते हैं, केटी स्टडी। सो इस किस्म की जो स्टडीज हैं जो हिस्टोरिकली बहुत मशहूर हुई, स्टार डी डिप्रेशन की स्टडी है, केटी साइकोसिस की स्टडी है, इस किस्म की स्टडीज आपको हिस्टोरिकली डेफिनेटली पता होनी चाहिए। और ये स्टडीज 4 से ज्यादा नहीं, 5 ऐसी स्टडीज हैं जो जिन्होंने बहुत ब्रेक थ्रू किया था। सो केटी स्टडी बहुत कोट हुई, स्टार डी बहुत कोट हुई, एक स्लेटर की स्टडी थी जो उसने किया था कि कन्वर्जन डिसऑर्डर में पुरानी 60s में स्टडी हुई थी, वो हमारे पुराने एग्जामिनर बड़े जौक शौक से पूछते थे कि स्लेटर की स्टडी बताएं जिसमें वो उसने बताया कि जी डिसोसिएटिव या कन्वर्जन हिस्टीरिया और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। सो ये हिस्टोरिकली 4-6 स्टडी से ज्यादा नहीं, सो 6 ये हो गई और तकरीबन 20-25 दूसरी होंगी, टोटल मिला जुला के 30 से ज्यादा नहीं बनेंगी। थोड़ा सा अगेन फिर भी अगर कंफ्यूज होते हो और इम्तिहान में फिर भी फंसते हो तो उसमें अगेन कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप ऑलवेज बैकफुट पे आ जाएं, आप कहें जी आई कैन। राइट सॉरी, हाँ कुछ कह रहे थे, बताओ। सही सर, क्लियर सर, इट्स इसमें क्लियर सर। आप ये कहें जी कि मेरे व्हाट एज फार एज आई रिमेंबर, एज फार एज आई रिकॉल, the treatment of the schizophrenia for resistant schizophrenia includes the following. अगर एग्जामिनर फौरन आपको टोकता है, what is the reference? I just say it, the American Journal of Psychiatry या American Prescribing Guidelines या Maudsley Prescribing Guidelines suggest this. I may, अगर फिर भी डाउट हो, एग्जामिनर का नहीं नहीं उसमें तो ऐसा नहीं लिखा था, I may sir have some difficulty in recalling it, but this is what I was able to recall. डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। इंसान की मेमोरी साथ कभी कभी साथ नहीं देती, और एग्जाम एक वैसे भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, और एग्जामिनर ज्यादातर आपको मार्जिन देते हैं इस चीज का कि आप अगर सेफ रह के बात करें। सर एज फार एज आई रिमेंबर, सर एज फार एज आई कैन रिकॉल, दिस वाज द सिचुएशन, हाउएवर आई मे बी एबल टू रीचेक इट at the moment, sir, I cannot recall it properly, but as far as I remember, this was the reference. बस अगर वो चैलेंज करे, क्वेश्चन करे, आप उसको प्यार से, आराम से, धीमे से डिफ्लेक्ट करें। और ये जुमले बहुत इंपॉर्टेंट है, एज फार एज आई रिमेंबर, सर एज फार एज आई कैन रिकॉल, I apologize that I am not able to again get the name at this point in time, but I think it was Sir David et al. Who did this study. कुछ भी जो भी आती है, but maybe I am wrong, sir. I will confirm it. I apologize. I was not able to recall it properly. So examiner आपको मार्जिन दे देते हैं, कुछ जगहों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, मेजॉरिटी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो जो हिस्टोरिकल स्टडीज हैं उस पे यूजुअली एग्जामिनर्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, या अगर कोई ऐसी बहुत सिग्निफिकेंट स्टडी रिसेंटली पाकिस्तानी जर्नल में कोई कोट हुई जो शेयर भी हुई मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस पे और बहुत सारे लोगों ने उसको कोट भी किया, और वो आपको भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने सुना हो और आप नहीं सुन सके, तो शायद एग्जामिनर थोड़ा सा होगा, फेल नहीं होंगे आप, राइट? सो यू शुड बी वेरी सिस्टमैटिक, very methodological, very sequential, and wherever you feel that the things are not the right way, always come to the back foot
and apologize. Right, सर right, sir. हाँ, सर फाइनल क्वेश्चन Right. बोलो सर मेरा बोलो। क्वेश्चन सर मेरी क्वेश्चन ये था कि 45 मिनट्स होते हैं ठीक है लॉन्ग केस में, तो जब सॉरी, एंड पे बरकत बोल रहे हो ना? जी सर जी सर हाँ, थोड़ी सी आवाज खराब हो रही है, सामने आओ ना जरा, दोबारा से बोलो। सर ये जो लॉन्ग केस में जो है 45 मिनट्स मिलते हैं आखिर में, जब हम सारी हिस्ट्री वगैरह एग्जामिनेशन करके तो आखिर में हम समराइज करके पेशेंट को बताने हैं सर, सारी चीज़ें जो है थोड़ी समराइज करके बतानी है उस वक्त जो है ना, जब 2 एग्जामिनर पेशेंट हमारे को पास। नहीं बतानी, पेशेंट तो आपसे ले लिया जाएगा। होगा ये कि पहले 45 मिनट, जैसे मैंने हमेशा से बताया, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ। आप बैठे हुए हैं, पेशेंट साथ बैठा हुआ है, 2 एग्जामिनर आपके कंधों पे बैठे हुए पीछे या साइड पे, और वो आपको सुन रहे हैं। सो आप मरीज से जो भी डिस्कशन कर रहे हैं आपका एग्जामिनर सुन रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आपने प्रिपेयर करके प्रेजेंट करना है तो हिस्ट्री नहीं सुनानी, क्योंकि हिस्ट्री तो उसने एग्जामिनर ने सुन ही लिया आपसे कि आप मरीज से कैसे ले रहे थे। आपको फॉर्मुलेशन सुनानी है उसको, ताकि एक साइकियाट्रिस्ट दूसरे साइकियाट्रिस्ट से जो कम्युनिकेट कर रहा है वो टेक्निकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा है, और फिर एग्जामिनर उसके बाद आपसे सवाल जवाब शुरू करता है, और फिर वो पूछता है कि जी आपने हिस्ट्री में ये मिस कर दिया, ये पूछ लिया, ये नहीं बताया, इसको नहीं देखा, तो उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्ड बैक कर देते हैं। सर मेरा मकसद और था कि ये 45 मिनट सर पेशेंट को समराइज नहीं करनी सर पेशेंट को आखिर में पेशेंट को समराइज। क्या सुनाना है मसलन, मैं नहीं समझा। सर जैसे कि सारी हिस्ट्री हमने ले ली, फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर लिया, मेंटल स्टेज था कर लिया, तो आखिर में हम समराइज कर सकते हैं पेशेंट को जो है ना, वो थोड़ा बता सकते हैं कि भाई। नहीं डॉक्टर साहब, पेशेंट जी को सर। मेरा नहीं ख्याल बताने की जरूरत है। हाँ, पेशेंट के साथ रीएश्योरेंस टेक्निक्स जो यूज होती हैं उसमें पैराफ्रेजिंग इज वन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। सो जब पेशेंट आपको कहता है जी कि मुझे सीने में दर्द होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, दिल की धड़कन तेज होती है, तो जब आप पैराफ्रेज करते हैं तो आप फिर ये लफ्ज बोलते हैं कि जी जो आपने मुझे अपनी अलामात बताई हैं उसमें ये है कि जी दिल की धड़कन तेज हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही, इसके अलावा भी कुछ आप ऐड करेंगे। सो वो पैराफ्रेजिंग तो एक कम्युनिकेशन स्किल है आपकी जो आप मरीज के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मरीज को अपनी हिस्ट्री की फाइंडिंग्स बताना, नो, दिस इज नॉट एक्चुअली, नेवर एवर कैन बी, शुड बी डन। दिस इज सर व्हाट आई वांटेड टू कंफर्म। Not at all. You will not at all give a summary to your patient. Okay, I have assessed you and your diagnosis is schizophrenia. No, you won't do it in exam. In real life situation, yes, we do communicate it to the families and other people that you have assessed the patient and you have diagnosed him to be suffering from psychosis and this is what the treatment would be. But actually in exam situation, patient को नहीं बताना. राइट ठीक सर, है? गॉट इट सर। चलो, गुड, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड इंशाल्लाह इम्तिहान अच्छा हो जाएगा, घबराना नहीं है। फिर भी कोई ज़रूरत पड़ी और मुझसे कोई सवाल हुआ तो यू नो हाउ टू गेट होल्ड ऑफ मी। ठीक है, टेक केयर डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ यू। Thank you so much, sir. Thank you so much.